प्रिय विद्यार्थियों, बीएससी पार्ट सेकंड की केमिस्ट्री की क्लास में आज पुनः आपका स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने एल्कोहल्स के बारे में पढ़ा था उसका नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशंस, उनके बनाने की विधियाँ और उनके केमिकल रिएक्शंस आदि के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए डायोल्स के बारे में पढ़ेंगे। डायोल्स क्या होते हैं जब किसी कार्बनिक यौगिक में दो हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित हों तो उसे डाईहाइड्रोक्सी एल्कोहल या डायोल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, यहाँ हमने दिखाया है कि जो ईथेन का मॉलिक्यूल था, उस ईथेन के मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोजन हटकर प्रत्येक कार्बन पर एक हाइड्रोजन हटकर OH समूह हमने जोड़ दिया है। यानी एक इस कार्बन के ऊपर OH है और एक इस कार्बन के ऊपर OH है। यानी एक यौगिक के अंदर दो OH समूह हैं, दो भिन्न भिन्न कार्बन पर। तो इस तरह के यौगिक को हम क्या कहते हैं, डायोल्स कहते हैं। इसका दूसरा नाम है इथिलीन डायोल्स भी कहते हैं। इसको 1,2-डाइहाइड्रोक्सी इथेन भी कहते हैं और कॉमनली इसको इथिलीन ग्लाइकोल के नाम से भी पुकारते हैं। इसको हम अल्फा ग्लाइकोल्स भी कहते हैं, क्योंकि यदि हम ये कंसिडर करें कि ये जो OH ग्रुप है, इसके नेक्स्ट वाला क्या होगा, ये अल्फा ग्रुप होगा, अल्फा कार्बन, और इस OH ग्रुप के लिए ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन होगा। तो इसलिए कॉमनली इसको अल्फा ग्लाइकोल्स भी कहते हैं। इसका IUPAC पद्धति में नाम है इथेन 1,2 डायोल्स। ये जो OH ग्रुप है हमारे दो नज़दीक भी हो सकते हैं या दो भिन्न भिन्न कार्बन के ऊपर भी हो सकते हैं। जब नज़दीक होते हैं तो इस तरीके का इथिलीन ग्लाइकोल बनता है, और जब भिन्न भिन्न कार्बन पर होते हैं, जैसे पहले और तीसरे कार्बन पर है, तो हम उसे क्या कहेंगे, 1,3 डाइहाइड्रोक्सी प्रोपेन या प्रोपेन 1,3 डायोल्स। इसका एक और भी नाम है बीटा ग्लाइकोल। इसको बीटा ग्लाइकोल क्यों कहते हैं कि ये जो कार्बन है इसके ये अल्फा का, इसके नेक्स्ट वाला ये वाला क्या होगा, अल्फा कार्बन होगा, और उसके नेक्स्ट वाला क्या होगा, ये बीटा कार्बन होगा। इसीलिए इसी प्रकार इस ग्रुप के लिए ये जो कार्बन है ये तो हो गया आपका अल्फा कार्बन, और ये वाला कार्बन हो गया बीटा कार्बन। तो ये दोनों बीटा, यानी इस बीटा पर OH है और इस बीटा कार्बन पर OH है, तो इसलिए इसको बीटा ग्लाइकोल्स भी कहते हैं। तो इस तरीके से हमारे विभिन्न जो कंपाउंड्स हैं, मतलब OH ग्रुप वाले कंपाउंड्स हैं, उनमें यदि एक से अधिक यानी दो हाइड्रोक्सी ग्रुप उपस्थित हैं, उन्हें डाइहाइड्रोक्सी एल्कोहल या डायोल्स कहते हैं। ये डायोल्स जब दो OH ग्रुप निकटवर्ती या एडजेसेंट कार्बन एटम परमाणु पर होते हैं तो उन्हें 1,2 डायोल्स कहते हैं, या उन्हें अल्फा ग्लाइकोल्स भी कहते हैं। जैसा कि अभी हमने ऊपर आपको बताया कि इनको अल्फा ग्लाइकोल्स कहते हैं। तथा इनका जो नाम है ग्लाइकोल, वो इसलिए पड़ा है क्योंकि जिस एल्कीन से ये प्राप्त होते हैं उसी को हम उसके नाम के आगे ग्लाइकोल शब्द जोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इथिलीन C2H2 डबल बॉन्ड C2H2, ये जो कंपाउंड्स है CH2 डबल बॉन्ड CH2, जब इसका हम एल्कलाइन KMnO4 के साथ अभिक्रिया कराते हैं, अम्लीय डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 से, तो हमें ग्लाइकोल प्राप्त होता है। क्योंकि ये इथिलीन से प्राप्त होता है इसलिए इसको इथिलीन ग्लाइकोल कहेंगे। तो इसका नाम हो जाएगा इथिलीन ग्लाइकोल या अल्फा ग्लाइकोल। इसी प्रकार जब दो हाइड्रोक्सी ग्रुप 1,3 पोजीशन पर यानी बीटा पोजीशन पर, 1,4 पोजीशन यानी गामा स्थिति पर स्थित हों तो उन्हें पॉलीमेथिलीन ग्लाइकोल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमने लिया है कंपाउंड्स, यानी
1,3 डाईहाइड्रोक्सीप्रोपेन, इसको हम ट्राईमीथिलीन ग्लाइकोल्स भी कहते हैं, क्योंकि इसका ये जो नेक्स्ट कार्बन है यानी इस पर OH ग्रुप है और इसके नेक्स्ट कार्बन अल्फा है और ये बीटा है। इसी प्रकार से तो इसको क्या कहेंगे, बीटा ग्लाइकोल्स, या इसको जो है 1,3 डाईहाइड्रोक्सीप्रोपेन भी कहते हैं, और कॉमनली जो है इसको ट्राईमीथिलीन ग्लाइकोल्स कहते हैं। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है जो है, जिसमें पहली और चौथी पोजीशन पर जो है OH ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये OH ग्रुप है यहाँ पे लगा हुआ है, इसके नेक्स्ट वाला अल्फा हो जाएगा, ये बीटा और ये गामा, यानी इस ग्रुप पर और इसके गामा ग्रुप पर लगे हुए हैं, तो इसलिए टेट्रामीथिलीन ग्लाइकोल यानी 4 मीथिलीन समूह इसमें उपस्थित है। एक मीथिलीन ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी 4 मीथिलीन है, इसलिए टेट्रामीथिलीन। इसी प्रकार से इसमें कितने, 1 2 3 मीथिलीन समूह हैं, तो ट्राईमीथिलीन ग्लाइकोल, इसको टेट्रामीथिलीन ग्लाइकोल्स भी कहते हैं। अब हम जो है इथिलीन ग्लाइकोल्स के बारे में डिटेल्स में अध्ययन करेंगे। इनको विसिनल ग्लाइकोल्स, जैसा कि अभी हमने बताया कि इथिलीन ग्लाइकोल को यानी 2 निकटवर्ती कार्बन के ऊपर OH ग्रुप उपस्थित होता है, तो इसको ऐसे डायोल्स को हम विसिनल ग्लाइकोल या इथिलीन ग्लाइकोल या इथेन 1,2 डायोल्स कहते हैं। क्योंकि इथिलीन ग्लाइकोल का स्वाद मीठा होने के कारण ही इसका नाम जो है ग्लाइकोल रखा गया है, क्योंकि जो ग्रीक भाषा है उसमें ग्लूकस शब्द का अर्थ क्या होता है, मीठा होता है, तथा इसके बाद में आने वाले इसकी श्रेणी के समस्त यौगिकों को अर्थात डाईहाइड्रोक्सी अल्कोहल को हम ग्लाइकोल का नाम दिया गया है। अब हम इनके बनाने की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। पहला मेथड है जो है फ्रॉम इथाइलिन। इथाइलिन से कई मेथड्स यूज होते हैं जो है, तो सबसे पहला मेथड है विद एल्कलाइन KMnO4। जैसा कि हमने शुरू में बताया था आपको जो है कि जब हम इथीन की अभिक्रिया या इथाइलिन की अभिक्रिया क्षारीय KMnO4 के साथ कराते हैं, ठंडे तनु क्षारीय KMnO4 विलयन के में प्रभावित करते हैं इथिलीन को, तो ये ऑक्सीकृत होकर इथिलीन ग्लाइकोल बनाती है। ये जो ठंडा क्षारीय KMnO4 है, ये क्या है, 1% क्षारीय KMnO4, जिसको हम बे अभिकर्मक कहते हैं। हम प्रैक्टिकल में इसका अनसैचुरेशन का टेस्ट में भी जो है इसका इस्तेमाल करते हैं जो है। तो इस प्रकार से इसका ऑक्सीडेशन होकर हमें इथिलीन ग्लाइकोल ये प्राप्त हो जाता है। अब हम इसकी जो है क्रियाविधि के बारे में या मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि मैकेनिज्म किस प्रकार से होती है। हमने KMnO4 के साथ रिएक्शन कराई थी इसकी जो है, तो KMnO4 की संरचना किस प्रकार की होती है, ये इस तरीके की कोई संरचना होती है जिसमें K अलग होता है, K+ और MnO4 की संरचना देखें तो ये इस प्रकार की संरचना होती है। अब क्या होता है कि जो CH2 है, तो एक बॉन्ड ये जो है यहाँ से इधर माइग्रेट हो जाता है इधर, और ये जो इथिलीन का है वो इधर माइग्रेट हो जाता है। तो इस प्रकार से इसके अंदर एक 5 एटम्स की जो है साइक्लिक संरचना बनती है और एक इंटरमीडिएट एनाइन प्राप्त होता है। अब इसकी जो है क्योंकि क्षारीय माध्यम है, OH के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो क्या होता है कि ये जो है OH, ये वाला OH इस Mn के ऊपर अटैक करता है और ये बॉन्ड जो है इधर से इधर माइग्रेट कर जाता है। तो इस प्रकार से हमें ये संरचना जो है प्राप्त होती है, यानी H2CO- CH2O MnO3H-, ये संरचना में प्राप्त होती है। अब इसकी पुनः HOH के साथ या जलीय माध्यम में अभिक्रिया कराते हैं, तो जो H है इसका, वो H जो है इस ऑक्सीजन के ऊपर जुड़ जाता है और -OH निकल जाता है, तो हमें ये संरचना प्राप्त होती है। पुनः एक और जल के अणु से अभिक्रिया कराते हैं, तो ये MnO3H अलग निकल जाता है और इस पर एक H जुड़ जाता है, और जो HOH का यानी जल का हाइड्रोजन है, प्रोटॉन है,
वो इस ऑक्सीजन के ऊपर जुड़ जाता है और हमें ये कंपाउंड यानी इथिलीन ग्लाइकॉल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये इसकी क्रियाविधि है जो है। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड क्या होता है? OSO4। इसकी संरचना भी जो है यानी ऑस्मियम के ऊपर एक ऑक्सीजन इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर, 4 ऑक्सीजन लगे हुए होते हैं, चारों डबल बॉन्ड्स होते हैं और एक जो ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है वो इधर माइग्रेट करता है और ये इधर माइग्रेट करता है। तो इस तरीके से इसमें भी जो है 5 एटम्स की जो है एक साइक्लिक संरचना हमें कॉम्प्लेक्स प्राप्त होता है जो है। और इसका जलीय अपघटन कराने पर या हाइड्रोलिसिस कराने पर इसको हमें इथिलीन ग्लाइकॉल प्राप्त होता है तथा H2OSO4 यानी ऑस्मियम का एक ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से ये ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड के साथ हमें ग्लाइकॉल प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है यानी एल्कीन की जो है पर एसिड के साथ रिएक्शन। पर एसिड क्या होता है? एक्चुअली में जो है हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है एस्टिक एसिड या बेंजोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड के साथ रिएक्शन करके जो है पर एसिड यानी पर एसिटिक एसिड, पर फॉर्मिक एसिड और पर बेंजोइक एसिड जो है बना लेते हैं। तो ये जो है इस तरीके से रिएक्शन होती है जो है H2O2 प्लस CH3COOH, तो CH3COOH प्लस H2O। तो ये पर एसिड जो है हमें प्राप्त हो जाता है। इस पर एसिड की अभिक्रिया इथिलीन के साथ कराते हैं तो हमें इथिलीन ऑक्साइड प्राप्त होता है जो है। जो ऑक्सीजन है वो इसके डबल बॉन्ड्स के ऊपर ऐड हो जाती है जो है। और फिर जब इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमें ट्रांस डायोल्स यानी ये जो H है वो इसके ऊपर आक्रमण करता है और ये दूसरा OH है ये बैक साइड से आक्रमण करता है, तो हमें ट्रांस डायोल्स जो है प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद हाइपोक्लोरस अम्ल यानी हाइपोक्लोरस एसिड। हाइपोक्लोरस अम्ल क्या होते हैं? HOCl को हम हाइपोक्लोरस एसिड कहते हैं। जब एथिलीन की अभिक्रिया हाइपोक्लोरस अम्ल के साथ कराई जाती है तो जो उत्पाद प्राप्त होता है उस उत्पाद का सोडियम बाइकार्बोनेट से जलीय अपघटन करवाने पर हमें इथिलीन ग्लाइकॉल प्राप्त होते हैं। तो किस प्रकार से होती है अभिक्रिया? जब हम इथिलीन की अभिक्रिया HOCl यानी हाइपोक्लोरस एसिड के साथ कराते हैं तो हमें ये कंपाउंड्स प्राप्त होता है जिसका नाम है क्लोरोहाइड्रिन। ये क्लोरोहाइड्रिन प्राप्त होता है। इसका जलीय सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें इथिलीन ग्लाइकॉल प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रॉम इथिलीन डाइब्रोमाइड यानी सेकंड अभिक्रिया है। पहली अभिक्रिया अभी तक किसके साथ थी? एल्कीन के साथ थी जो है, जिसमें हमने विभिन्न अभिक्रियाएं पढ़ी। अब सेकंड जो अभिक्रिया है वो इथिलीन डाइब्रोमाइड के साथ है जो है। तो इथिलीन डाइब्रोमाइड की अभिक्रिया हम किसके साथ कराते हैं? जलीय Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट के साथ कराते हैं तो हमें इथिलीन ग्लाइकॉल प्राप्त होता है। लेकिन साथ साथ हमें जो है जो इथिलीन डाइब्रोमाइड की अभिक्रिया से हमें विनाइल ब्रोमाइड भी प्राप्त हो जाता है। ये जो अभिक्रिया चल रही थी अभी जिसमें इथिलीन डाइब्रोमाइड की अभिक्रिया जलीय सोडियम कार्बोनेट से कराई थी तो हमें इथिलीन ग्लाइकॉल प्राप्त हुआ था। लेकिन हमने बताया था कि इसमें साथ में विनाइल ब्रोमाइड भी प्राप्त हो जाता है जिससे इसकी जो ईल्ड है वो अच्छी प्राप्त नहीं होती है। अच्छी ईल्ड प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? इथिलीन ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम एसीटेट के साथ कराते हैं। किसके साथ? सोडियम एसीटेट इन प्रेजेंस ऑफ एस्टिक एसिड।
एसिटिक एसिड की उपस्थिति में इथिलीन डाइब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम एसीटेट से कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, इथिलीन डाइएसीटेट। इथिलीन डाइएसीटेट CH2OCOCH3 CH2OCOCH3 इथिलीन डाइएसीटेट प्राप्त होता है। इसका अम्लीय जल अपघटन कराते हैं यानी HCl और जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें इथिलीन ग्लाइकॉल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जो है हमें अच्छी यील्ड प्राप्त करने के लिए हम अभिक्रिया को इथिलीन डाइब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम एसीटेट से कराते हैं। जो उत्पाद प्राप्त होता है इथिलीन डाइएसीटेट, उसकी जलीय अम्लीय जल अपघटन कराने पर हमें डायोल्स अच्छी मात्रा में प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया है फ्रॉम इथिलीन डाइऑक्साइड। ये एक लार्ज स्केल पर यानी औद्योगिक उत्पादन प्राप्त करने की विधि है जो है। इसमें हम क्या करते हैं, इथिलीन डाइऑक्साइड या इथिलीन ऑक्साइड्स लेते हैं जो है, जिसको हम इपॉक्साइड भी कहते हैं या ऑक्सीडेंस भी कहते हैं। जब इथिलीन ऑक्साइड की अभिक्रिया का अम्लीय जल अपघटन कराते हैं तो हमें इथिलीन ग्लाइकॉल प्राप्त होते हैं। अब समस्या ये होती है कि इथिलीन लार्ज स्केल पे बनाना है तो इथिलीन ऑक्साइड्स कैसे प्राप्त करेंगे। तो इथिलीन ऑक्साइड को हमें प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं कि इथिलीन और वायु के मिश्रण को हम जो है उच्च दाब पर सिल्वर के ऊपर 200 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रवाहित करते हैं, जिससे हमें क्या प्राप्त होता है, इथिलीन ऑक्साइड प्राप्त होता है। इसकी अभिक्रिया हम अम्लीय जल अपघटन करते हैं तो हमें इथिलीन ग्लाइकॉल प्राप्त होता है। तो इस तरीके से ये जो है विभिन्न अभिक्रियाओं के माध्यम से जो है हम इथिलीन ग्लाइकॉल्स को प्राप्त कर सकते हैं जो है। तो आज सबसे पहले अभिक्रिया हमने बताई, इथिलीन से इथिलीन ग्लाइकॉल प्राप्त किया, जिसमें विभिन्न अभिक्रियाएं आपको बताई। फिर उसके बाद इथिलीन डाइब्रोमाइड की अभिक्रिया से हमने इथिलीन ग्लाइकॉल बनाया, और तीसरी अभिक्रिया थी इथिलीन ऑक्साइड से जो है इथिलीन ग्लाइकॉल। इथिलीन ऑक्साइड को हम जो है इथिलीन और वायु के मिश्रण को सिल्वर धातु के ऊपर प्रवाहित करते हैं तो हमें इथिलीन ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ये 3 मुख्य मेथड्स जो आपको बताए जिसकी सहायता से हम इथिलीन ग्लाइकॉल्स को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू। आज के लिए जो है इतना ही। धन्यवाद।